गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, ये जो अपनी एआईबी की एमसीक्यूज की सीरीज अपने कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, एसआरए कर चुके हैं और बीएनएस भी कर चुके हैं। बीएनएस में लमसम मैंने आपको 100 एक क्वेश्चंस बताए हैं। देखो, 100 क्वेश्चंस जो यहाँ पे ये बताए जा रहे हैं वो एआईबी पर्पस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बीएनएस के एक्स्ट्रा और क्वेश्चन चाहिए तो आप बीएनएस की 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इस 59 रुपीज की मेंबरशिप अगर आज आप ज्वाइन करते हो तो प्रेजेंट में ही आपको 550 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मतलब 550 करीब हम एमसीक्यूज वहां पे पब्लिक कर चुके हैं। हर एक क्लास में आपको 30 प्लस एमसीक्यूज वहां मिलेंगे। तो अगर आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे इतने एमसीक्यूज और प्लस 100 एमसीक्यूज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये 59 रुपीज में ये जो एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, नॉट ओनली एआईबी बट ऑल्सो ये हमारे जुडिशरी के एग्जाम के लिए, अदर एडीपीओ या किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए जिसमें बीएनएस आ रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चन को बनाया गया है। तो ये 59 रुपीज की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सीपीसी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एआईबी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप देखोगे तो ये जुडिशरी के एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, पहला क्वेश्चन है, वाद पत्र में किन बातों का उल्लेख अत्यावश्यक होता है? देखो, वाद पत्र मींस जो वादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब हम क्रिमिनल में जाते हैं तो क्रिमिनल में क्या होती है? या तो कंप्लेंट होती है या एफआईआर होती है। कंप्लेंट मींस परिवाद, एफआईआर मींस प्रथम सूचना रिपोर्ट। लेकिन जब हम सिविल में आते हैं तो सिविल में वादी हमेशा क्या प्रस्तुत करता है? वाद पत्र प्रस्तुत करता है। अब देखो, वादी जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, वॉयलेशन हुआ है, तो वो वाद पत्र दे रहा है। तो वो वाद पत्र में किन किन बातों का उल्लेख करेगा? कोर्ट का नाम उसमें लिखेगा, क्षेत्राधिकार लिखेगा, वाद कारण भी लिखेगा। तो मतलब ये सारी चीजें ही एक वाद पत्र में लिखनी होती है। तो पहले का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिनिधि के रूप में लाए जाने वाले वादों में किसका उल्लेख करना प्रमुख रूप से आवश्यक होता है? देखो, जब प्रतिनिधि मतलब कोई एक वाद किसी अदर पर्सन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं प्रतिनिधि। जब प्रतिनिधि के रूप में लाए जाने वाले वाद में किसका उल्लेख करना प्रमुख रूप से आवश्यक होता है? हाई कोर्ट का नाम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं, केवल वादी का नाम ये भी नहीं, लेकिन वाद लाने का विषय वस्तु में वास्तविक विद्यमान हित जो होता है वो बताना जरूरी होता है। तो इसका मतलब कि प्रतिनिधि रूप में जब हम वाद ला रहे हैं तो इसमें इन चीजों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, वाद पत्र को किस आधार पर न्यायालय अस्वीकृत कर सकता है? कोर्ट के पास जब वादी वाद पत्र लेके गया तो किन पॉइंट्स पे कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है? जहां वाद पत्र में वाद कारण ही प्रकट नहीं हो रहा है, जहां कोर्ट की फीस जमा नहीं की गई है या कम है, जहां वाद का मूल्यांकन कम है, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोर्ट किन किन पॉइंट्स पे हमारे प्लांट को रिजेक्ट कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां न्यायालय ऑर्डर 7 रूल 11 के आधार पर वाद पत्र अस्वीकार कर देता है, वहां उन्हीं आधारों पर दूसरा वाद लाया जा सकता है या उन्हीं आधारों पर दूसरा वाद नहीं लाया जा सकता या दूसरे कारण पर वाद लाया जा सकेगा? उपयुक्त सभी कथन असत्य है। देखो, यहाँ पर एक चीज याद कर लो, जब ऑर्डर 7 रूल 11 में हमारे वाद पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है तो हम दूसरा वाद पत्र या दूसरा वाद इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो उन्हीं ग्राउंड्स पे हम दूसरा वाद लेके आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
वाद पत्र के साथ उन दस्तावेजों की प्रतियों का प्रस्तुत करना जिस पर वाद निर्धारित है। अब वाद पत्र के साथ उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज को लाना जिन पर वाद आवश्यक है, निर्धारित है, तो ये आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, या वादी उन्हें पहले प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं है, वह उन्हें साक्ष्य के समय पर दिखाने के लिए बाध्य है, या उपरोक्त सभी कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखे हैं, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे रॉन्ग दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्डर 7 रूल 70, ऑर्डर 6 रूल 17 ध्यान से सुनना, के तहत अभिवचन के संशोधन न्यायालय के आदेश के कितने दिन के अंदर करना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जब ऑर्डर 6 रूल 17 में कोई ऑर्डर आ चुका है तो जो संशोधन करना है वो कितने दिन के अंदर करना है, तो याद कर लो 30 डेज के अंदर करना है। इट मींस हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध मुजरा की कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। नेगेटिव सेंस में पूछ रहे हैं, जब हम मुजरा पढ़ते हैं ऑर्डर 8 में तो उसकी कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, वाद को धन की वसूली के लिए आवश्यक होना, ये सही है। प्रतिवादी का दावा निश्चित धनराशि के लिए होना, ये गलत है। धनराशि वैध रूप से वसूलने योग्य होनी चाहिए, ये भी सही है। दोनों पक्षकारों की हैसियत वह नहीं होनी चाहिए जो वादी के बाद में है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसका मतलब वैध मुजरा के लिए ये आवश्यक शर्त हमारी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुजरा के मामलों में न्यायालय शुल्क देय होता है। जब मुजरा कर रहे हैं, हम सेट ऑफ कर रहे हैं, तो जो कोर्ट की फीस होती है वो किसके द्वारा देय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिवादी के द्वारा देय होती है। तो याद रखना, मुजरा की राशि जो फीस होती है वो प्रतिवादी या डिफेंडेंट के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक्स पार्टी डिक्री पारित कर दी गई हो वहां उसे सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर एवं रूल के तहत उपचार प्राप्त है। कौन से ऑर्डर एवं रूल में हमें एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए कहा गया है, तो याद कर लो ऑर्डर 9 के रूल 13 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार एग्जाम्स में आने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए ग्राउंड क्या होते हैं। जब हम एक्स पार्टी डिक्री को अपास्त कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या ग्राउंड होते हैं, सम्मन का सम्यक रूप से तामील न होना, इस पर हम कर सकते हैं। उपस्थिति न होने के लिए सफिशिएंट रीजन है, इस पर भी हम एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। और डी देख लेते हैं, वाद पत्र के साथ दो दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त न होना, ये नहीं है ग्राउंड, लेकिन हम सेट जो ऑर्डर एक्स पार्टी आता है हम इन दो ग्राउंड्स पर उनको सेट असाइड करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीसी कब से प्रभावशील हुई। अब सीपीसी की कमेंसमेंट डेट पूछ रहे हैं, तो 1 जनवरी 1909 से हमारी सीपीसी का एनफोर्समेंट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक सिविल न्यायालय पहली सुनवाई में किसी पक्ष की जांच कर सकता है, यस और नो में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो याद रख लो, सिविल कोर्ट पहली सुनवाई में क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, यस जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीसी की धारा 26 के अंतर्गत प्रत्येक वाद में तथ्य साबित किए जाने चाहिए। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 26 से, और वहां पे क्लियर लाइन लिखी हुई है कि साबित करेंगे किसके द्वारा, हम शपथ पत्र के द्वारा करेंगे। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एफिडेविट के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता में धाराओं एवं आदेश तथा नियमों का उल्लेख है। देखो, सीपीसी को सेक्शंस और ऑर्डर में डिवाइडेशन इसलिए किया है क्योंकि सेक्शंस हमें राइट्स के बारे में बताता है, हमें ऑफेंसेस के बारे में बताता है, और रूल्स जो होते हैं, जो ऑर्डर है, वो हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है। कि जो धाराएं हैं वो पक्षकारों के सारभूत अधिकार प्रदान करती है और ज्यूरिसडिक्शन प्रदान करती है, और ऑर्डर तथा रूल प्रक्रिया के नियम है। मतलब ऑर्डर और रूल प्रोसीजर बताते हैं कि क्षेत्राधिकार को प्रयोग किस तरीके से करना है, उनका मैनर क्या है,
तो वो क्या बताता है, हमें ऑर्डर और रूल्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारंभिक डिक्री है, प्रिलिमिनरी डिक्री, स्टार्टिंग से ही पूछ लिया प्रारंभिक डिक्री क्या है। ऐसा न्याय निर्णय जो विवादास्पद विषयों में से पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय करता है किंतु वाद का पूर्ण रूपेण निपटारा नहीं करते। क्योंकि देखो दो तरीके की हम डिक्री पढ़ते हैं, एक प्रिलिमिनरी डिक्री, एक फाइनल डिक्री। प्रारंभिक डिक्री का मतलब होता है कि अभी केस पूरा डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन बीच में ही हमें कोई डिक्री दे दी है, उसके बाद भी अभी केस को डिसाइड करना बाकी है, तो इसका मतलब वो प्रिलिमिनरी डिक्री। और फाइनल डिक्री का मतलब है कि केस पूरा डिसाइड हो चुका है, मतलब पूरा निपटारा कर दिया है केस का, तो फाइनल डिक्री आई। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है कि जो विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय करता है लेकिन वाद का पूर्ण रूपेण से निपटारा नहीं करता है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, जजमेंट में किस बात का उल्लेख होता है। निर्णय का मतलब होता है कि जो केस, जो मामला न्यायालय के सामने आया, कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन के जो भी जजमेंट हुआ, जो भी कंक्लूजन निकला, वो जजमेंट दिया। जजमेंट में क्या होता है, मामले का संक्षिप्त विवरण होता है, विवादक होते हैं, विवादक पर निर्णय आधार होते हैं, तो सारी ही चीजें हमारी सही है, जजमेंट में इन सारी चीजों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट, वैध प्रतिनिधि मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, दो पर्सन होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं अभी एक कोर्ट में बिजी हूं, तो मैंने क्या किया, अपना एक जूनियर दूसरे कोर्ट में भेज दिया क्योंकि वहां पर भी हियरिंग थी और जहां पे मैं रहती हूँ वहां पर भी हियरिंग थी। तो मैंने क्या किया, अपने जूनियर को उस दूसरे कोर्ट में भेज दिया कि जाओ आप मेरी तरफ से मैटर को रिप्रेजेंट करके आओ। तो यहाँ पे वो मेरा पर्सन क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव तब आता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद उस मरे हुए व्यक्ति की ओर से जो व्यक्ति मैटर को रिप्रेजेंट करता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो दखल अंदाजी करता है, सही है, पक्षकारों के हित में सहभागी होता है, या विधि की दृष्टि से मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है, वो भी एलआर कहलाते हैं। तो सारे ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, वो भी हमारा विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए अपनी मृत्यु के पीछे एक पुत्र बी और पुत्री सी जिसकी शादी हो गई है छोड़कर मर जाता है, तो मृतक द्वारा संस्थित वाद को चलाने के लिए वैध प्रतिनिधि कौन होंगे। देखो जो भी बच्चे होते हैं, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, दोनों ही वैलिड लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। तो यहाँ पे बी भी वाद संस्थित कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, और सी भी कंटिन्यू कर सकता है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी दोनों ही यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होता। देखो यहाँ पे फॉरेन जजमेंट की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट सेक्शन 13 से क्वेश्चन और 14 से जो हम पढ़ते हैं फॉरेन कोर्ट्स के बारे में, तो डायरेक्ट हमसे इन सेक्शंस के बारे में पूछा कि विदेशी निर्णय जो होता है वो कब निश्चायक नहीं होता है। तो यहाँ पे जब अक्षम मतलब जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था, अक्षम क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट द्वारा सुना है, सही है। मामला गुण दोषों पर निर्धारित नहीं किया गया है तो भी निश्चयक नहीं होगा। भारतीय कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो भी कंक्लूसिव नहीं होगा। तो कब कंक्लूसिव नहीं होगा, ये सारे पॉइंट्स अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट एग्जिस्टेंस करता है तो वो विदेशी निर्णय निश्चयक नहीं माना जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निर्णयों की उपधारणा के संबंध में सीपीसी के बारे में कहां प्रावधान है। सेक्शन 13 में कब कंक्लूसिव नहीं है और 14 में इसकी प्रिजम्पशन बताया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, विदेशी निर्णय के बारे में प्रिजम्पशन। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक वाद संस्थित किया जाता है। प्रत्येक वाद कब इंस्टीट्यूट किया जाता है, जब अनिम्न श्रेणी के सक्षम न्यायालय में, उच्च श्रेणी के सक्षम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उपयुक्त सभी में। यहाँ पे ध्यान रखना
कि सिविल में जो वाद होता है वो संस्थित कहाँ होता है, सबसे निम्न श्रेणी के न्यायालय में होता है। अब अनिम्न दे रखा है या निम्न दे रखा है, बात एक ही है, सबसे नीचे वाले कोर्ट्स में हमेशा सीपीसी में वाद संस्थित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अचल संपत्ति के संबंध में वाद का विचारण कहाँ होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में हम केस को कहां करेंगे, तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर हम वाद का विचारण करेंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जो दिल्ली में निवास करता है कलकत्ता में बी को पीटता है, तो बी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा कहां किया जाएगा। देखो ए पीट रहा है किसको, बी को, ए दिल्ली में रहता है, पीटा उसको बी को, कलकत्ता में पीटा, तो ए बी जो है दिल्ली में भी केस कर सकता है और कलकत्ता में भी कर सकता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली और कलकत्ता दोनों जगह पे वाद संस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ए शिमला में रहता है, बी कलकत्ता में रहता है और सी दिल्ली में रहता है। तीन जने हैं, ए बी और सी। ए शिमला में रह रहा है, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहते हैं। ये तीनों पर्सन कहाँ एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, बनारस में होते हैं। सी मांग किए जाने पर दे एक संयुक्त वचन पत्र लिखकर ए को परिदत्त करते हैं। अब ये बी और सी एक जॉइंट लेटर, प्रॉमिस लेटर लिख के किसको देते हैं, ए को देते हैं। ए एवं बी सी पर कहां वाद संस्थित कर सकता है, कहां पर कर सकता है, देखो शिमला में भी कर सकता है, कलकत्ता में भी कर सकता है और दिल्ली में भी कर सकता है। तो अब देख लो इसमें 1 2 3 बनारस, कलकत्ता और दिल्ली, क्योंकि ए शिमला में रह रहा है तो ये तो शिमला में भी कर सकता है, लेकिन ये सूट इंस्टीट्यूट कलकत्ता, दिल्ली और बनारस में कर सकता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 तीनों में कहीं पर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मन किसके लिए जारी किया जा सकता है। सम्मन हम क्यों जारी करते हैं, सम्मन का मतलब होता है कोर्ट का बुलावा, मतलब कोर्ट में बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, सम्मन जारी करते हैं। सम्मन हमेशा डिफेंडेंट को जारी किया जाता है, प्रतिवादी को किया जाता है, ताकि या तो वो खुद कोर्ट में आ जाए या अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में रिप्रेजेंट हो जाए। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवादी को व्यक्तिगत या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मन में किन किन बातों का उल्लेख करना जरूरी होता है। सम्मन में क्या चीजें बतानी होती है, सम्मन क्यों भेजा है उसका कारण बताना होता है। सम्मन में न्यायाधीश के हस्ताक्षर और सील जिससे सम्मन जारी किया जाता है वो होता है। उपरोक्त दोनों, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। सम्मन में हम इन बातों के उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। आदेश जो होता है पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूपेण निर्धारण करता है, सही है। आदेश में प्रारंभिक और अंतिम जैसा कोई अंतर नहीं होता, ये भी सही है। आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। इसका मतलब सारे स्टेटमेंट हमारे शुद्ध हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय न्यायालयों के ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार को किस दृष्टि से बांटा गया है। आर्थिक, प्रादेशिक, विषय वस्तु, सभी दृष्टि से बांटा जा सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लघुवाद न्यायालय किसके अधीनस्थ होते हैं। व्यवहार न्यायालय के, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय के उपरोक्त तीनों ही सही है। जो लघुवाद न्यायालय होता है वो सबसे छोटा कोर्ट होता है सिविल में, ये इन सभी के सबऑर्डिनेट माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, राजस्व न्यायालय को किस धारा के तहत न्यायालय का दर्जा दिया है। तो आप सेक्शन 5 देखोगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है संहिता का राजस्व न्यायालय को भी लागू होना, मतलब ये जो सीपीसी है वो रिवेन्यू कोर्ट्स पर भी अप्लाई होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 5 में हम ये बात पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, प्रांतीय लघुवाद न्यायालयों पर संहिता की प्रयोज्यता के संबंध में किस धारा में उल्लेख है। डायरेक्ट प्रांतीय लघुवाद न्यायालय पूछा है तो सेक्शन 7 में पढ़ते हैं, और प्रेसिडेंशियल कोर्ट पूछे तो सेक्शन 8 में पढ़ते हैं सीपीसी के। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है।
पूजा का अधिकार सिविल प्रकृति का है, मुर्दे गाड़ने से संबंधित अधिकार सिविल प्रकृति का है, अंशदान के लिए वाद सिविल प्रकृति का नहीं है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जाति संबंधी प्रश्न भी क्या होता है, सिविल प्रकृति का वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचाराधीन न्याय के लिए क्या आवश्यक है। देखो विचाराधीन वाद मतलब पेंडिंग सूट की बात करते हैं, जिसको हम रेस सब जुडिस के नाम से जानते हैं। तो विचाराधीन वाद में दोनों वादों का विचाराधीन होना ये सही है, दोनों वादों में विवादग्रस्त विषय का एक होना ये भी सही है, दोनों वादों में एक ही पक्षकार या उनके रिप्रेजेंटेटिव होना ये भी सही है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेस सब जुडिस में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर 7 रूल 10 से 10B के लिए प्रावधान है। देखो याद ही कर लो, ऑर्डर 7 रूल 10 और 10B वाद पत्र की वापसी के लिए, वाद पत्र को लौटाए जाने के बारे में पढ़ते हैं। तो 10 हम पढ़ते हैं वाद पत्र का लौटाया जाना, और उसके बाद में हम 10B में उसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिक्री प्रारंभिक होती है। देखो डिक्री जो होती है प्रिलिमिनरी होती है कब, जब ये वाद के प्रारंभिक स्तर पर जारी की जाती है, जब वाद में आगे और कार्यवाही करनी हो या वाद का पूर्णतः निर्धारण करना हो, या जब ये कुछ प्रारंभिक विवादकों से संबंधित होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रिलिमिनरी डिक्री देते हैं तो वाद के प्रारंभिक स्तर पर, देखो प्रारंभिक स्तर पर या मिड में दी जाती है, ताकि आगे और निपटारा अभी बाकी है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये सारी चीजें प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में बताता है। नेक्स्ट, रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। रेस जुडिकाटा क्यों बताया है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मुकदमेबाजी का अंत, दोहरे वाद से सुरक्षा, न्यायालय के विनिश्चय को सही व अंतिम बनाना। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्ट यही 3 बातों के बारे में बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेस जुडिकाटा के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, पूर्ववर्ती एवं परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का जो वाद है, परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला वाद में विषय वस्तु एक ही होना, पक्षकारों का एक होना, पूर्ववर्ती वाद का कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा निर्णित किया जाना, पूर्ववर्ती वाद का निर्णित हो चुकना। इसका मतलब सारी ही चीजें हमारी रेस जुडिकाटा के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखा गया है। देखो जब राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति होते हैं, इनको कोर्ट में नहीं बुलाया जाता, इनकी एग्जामिनेशन के लिए, जांच करने के लिए कमीशन जारी किया जाता है। तो इन सभी पर्सन को कोर्ट में आने के लिए पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी गई है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष तामील किस पर की जाती है। देखो डायरेक्ट जो सर्विस होती है सम्मन की, सम्मन में उल्लेखित व्यक्ति पर हो सकती है, परिवार के किसी सदस्य पर हो सकती है, परिवार की महिला पर हो सकती है, उपरोक्त सभी पर हो सकती है। तो सिविल में हम एक घर की फीमेल पर भी सम्मन की तामील कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल में हम फीमेल पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, समाचार पत्र द्वारा कब तामील कराई जा सकती है, जहां प्रतिवादी सम्मन में बचने की कोशिश कर रहे हैं, या जहां अन्य रीति से संभव नहीं हो पा रही तामील करनी, दोनों ही स्थिति में सम्मन जारी कराया जा सकता है समाचार पत्र में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहने वाले व्यक्ति पर सम्मन की तामील कैसे होगी। एक कोर्ट को दूसरे कोर्ट में सम्मन भेजना है, वहां पर वो व्यक्ति है, उसकी तामील करवानी है, तो हम कहाँ करेंगे, सीधे उस व्यक्ति को या उस न्यायालय द्वारा जिसकी सीमाओं में वह निवास कर रहा है, या उच्च न्यायालय के आदेश पर या समाचार पत्र द्वारा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहां पर वो व्यक्ति रहता है उस एरिया के कोर्ट को हम सम्मन भेजेंगे, देन वो कोर्ट क्या करवाएगा, उस पर्सन से सम्मन की तामील करवाएगा। नेक्स्ट, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति पर सम्मन की तामील कैसे होगी, डाक द्वारा, उनके उच्च आयुक्तों द्वारा, या उपयुक्त प्रकार से, या यहाँ के न्यायालय द्वारा।
जब भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति पर हम सम्मन की तामील करवानी है तो उस पे हम करवा सकते हैं सम्मन की तामील। तो क्वेश्चन नंबर 43 में डाक द्वारा भी करवा सकते हैं और उनके उच्च आयुक्तों द्वारा भी, मतलब कि जैसा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उस अकॉर्डिंग हम करवा सकते हैं। तो 43 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सम्मन जारी करने वाले कोर्ट की भाषा हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न है तो सम्मन किस भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। देखो, जब ऐसी कोई बात होती है कि वहां की कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश अलग है, तो फिर वहां की जो लोकल एरिया होता है, लोकल एरिया की जो लैंग्वेज होती है उस भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो वहां की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति जल या थल सेना में कार्यरत है तो उस पर सम्मन की तामील कैसे करवाते हैं। तो जो कमांडिंग ऑफिसर होता है जल सेना का या थल सेना का, तो उस कमांडिंग ऑफिसर को हम सम्मन की तामील करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां वाद के आवश्यक पक्षकारों को वाद में सम्मिलित नहीं किया जाता तो ये क्या कहलाता है। दो चीजें हम पढ़ते हैं, कुसंयोजन और असंयोजन। अब देखो, यहाँ पे हमें पूछा है कि जो नेसेसरी पार्टी होती है, आवश्यक पार्टी होती है, उसको सम्मिलित नहीं किया तो वो माना जाता है असंयोजन। और गलती से किसी अदर पार्टी को जोड़ दिया जाता है जो काम की ही नहीं है, तो उसे बोला जाता है कुसंयोजन। तो ये दो चीजें हम पढ़ते हैं, मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है। देखो, अभिवचन में घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए, सही है। अभिवचन में विधि का उल्लेख नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। अभिवचन में साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक है, ये गलत है। लॉ और एविडेंस का ना तो विधि का उल्लेख कर सकते हैं और ना ही एविडेंस का उल्लेख कर सकते हैं। अभिवचन में पूर्ववर्ती शर्त का उल्लेख होना चाहिए, ये भी गलत है। तो मतलब हम अभिवचन में, हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो अभिवचन में केवल घटनाओं का ही उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अभिवचन में संशोधन करने के प्रावधान किस आदेश तथा नियम में है। तो प्लीडिंग में अमेंडमेंट करना ऑर्डर 6 के रूल 17 में हम पढ़ते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय अभिवचन में कब संशोधन की अनुमति नहीं दे सकता। देखो, अगर आपको किसी प्लीडिंग में अमेंडमेंट करना है, तो अगर आप बहुत ज्यादा डिले आते हो, बहुत ज्यादा देरी से आते हो, तब हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है कि अत्यधिक विलंब होने पर हम आपको परमिशन नहीं दे सकते कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट किया जाए। तो ये सीपीसी के हमारे 50 क्वेश्चंस है जो एआईबी पर्पस से, एआईबी को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। तो ये 50 क्वेश्चन सीपीसी के वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और 50 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे सीपीसी के 100 क्वेश्चंस हो जाए। उसके बाद आप किस सब्जेक्ट पे चाहते हो कि एआईबी के एमसीक्यूज लाए जाए, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।